हेलो दोस्तों, HCS का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, और हमेशा की तरह ये बात प्रूव होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती। वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी दोस्तों। स्लीपी की स्टूडेंट, वर्किंग वुमन, मदर ऑफ टू, किस तरह से उन्होंने इस एग्जाम में टॉप रैंक लिया है, हम इस पर बात करेंगे दोस्तों कुछ दिनों में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि वो नेक्स्ट टॉपर आप भी हो सकते हैं। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है दोस्तों, सिर्फ पढ़ना नहीं है, तैयारी करनी है। सही सोर्सेस से पढ़ना है, सही MCQ सॉल्व करना है, सही मेंटर से जुड़ना है दोस्तों, और जरूर आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, जरूर आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पाएंगे। तो आप और हम मिलकर दोस्तों कदम बढ़ाते हैं आपके लक्ष्य की ओर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका जो उसका हो सकता है, आप हमारे संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक कोर्सेज अवेलेबल फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स। बहुत डिटेल्ड क्लासेस, MCQs, मेंटरशिप, सब कुछ ऐसा जो आपको रैंक की तरफ लेके जाएगा। लेकिन दोस्तों यही सिर्फ कुछ इनिशिएटिव्स नहीं है, हम प्रीमिक्स की भी बात करेंगे। आप में से जो भी लोग पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, 5 सवाल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशल सेशन है हमारा टूवर्ड्स प्रीलिम्स दिस ईयर। 2 क्वेश्चंस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स से, 2 हमारी वेरी वेरी कंटेंट रिच टेस्ट सीरीज से, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। तो चलिए क्विकली पहला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मेंस में पूछा जा चुका है, व्हिच मींस इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप एक PYQ की तरह पढ़ें। तो यहां पे आपसे क्रिटिसिज्म पूछा गया है। 4 ऑप्शंस क्या है कि पहला ऑप्शन कहता है कि वेगनर जो है ही फेल्ड टू एक्सप्लेन कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो ड्रिफ्ट हो रही है वो क्यों सिर्फ मीजोइक एरा में ही शुरू हुई, क्यों उससे पहले शुरू नहीं हुई, क्यों ड्रिफ्ट सिर्फ नॉर्थवर्ड और वेस्टवर्ड हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्शंस कहते हैं ये जो थ्योरी है ये ओशंस को कंसिडरेशन में नहीं लेती, एंड जो भी प्रूफ है मोस्टली अजम्पशंस है, वेरी वेरी जेनेरिक इन नेचर। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, और आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल्दो क्वेश्चन क्रिटिसिज्म पे है, मैं क्विकली आपको थ्योरी भी बताना चाहूंगी। ये स्लाइड्स जो हैं हमने अपने क्रैश कोर्स से ली हैं, पीछे स्क्रीनशॉट भी है पढ़ाते हुए, लेकिन थ्योरी की बात करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि बेसिकली वो बात करें, एक बहुत बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, और उसके आसपास सुपर वाटर बॉडी जिसे सुपर ओशन कहते थे, पैंथलेसा था। नाउ ड्यू टू सर्टेन फोर्सेस इस पैंजिया में कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट होना शुरू हो गया, और ये ड्रिफ्ट होते होते आज हम इस फॉर्मेट में जो है अपने कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं। अब इसके प्रूफ क्या थे कि पहले एक कॉन्टिनेंट था और धीरे धीरे सब टूट गया। तो कुछ इनको प्रूफ्स मिले। प्रूफ्स कुछ इस तरह के कि अगर हम इन पीसेस को साथ में रखें, दे फिट इन टुगेदर लाइक पीसेस ऑफ द पजल। इसका मतलब है कि कभी तो ये साथ रहे होंगे। अब उसके एविडेंसेस भी हैं। पहला एविडेंस था, अगर आपने ब्राजील और गल्फ ऑफ गिनी को जोड़ के देखा मैप में, अरे दे तो फिट इन लाइक पीसेस ऑफ द पजल, सो प्रोबेबली पहले साथ में होंगे, ड्यू टू सर्टेन फोर्स ड्रिफ्ट हो गए। सिमिलरली माउंटेन रेंजेस में भी ये सिमिलैरिटी देखी गई कि कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा है। एपलेचन माउंटेन और कैलेडोनियन माउंटेन्स को यदि मैप में साथ में रखेंगे तो आप देखेंगे गजब की कंटिन्यूटी है। एंड नॉट ओनली दिस, ये गोल्ड डिपॉजिट्स के साथ भी देखा गया। गोल्ड डिपॉजिट्स आपको अफ्रीका में मिले, लेकिन उनके सोर्स रीजन्स आपको साउथ अमेरिका में मिले। तो ये चीज अज्यूम की गई, ध्यान देना ऑन दी वर्ड अज्यूम, कि प्रोबेबली दीज रीजन्स वर टुगेदर, तभी ये जो है चीजें एक जैसी यहां पाई जा रही हैं, और ये ड्यू टू सर्टेन फोर्सेस ड्रिफ्ट हो गए होंगे। ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स भी मिले जिनके रिमेन्स एक तरफ मिले, पर वहां मिलने नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स उस तरह के क्लाइमेट टाइप के लिए कंपैटिबल ही नहीं थे। इसीलिए कहा गया प्रोबेबली दीज रीजन्स वुड हैव बीन टुगेदर, और जब ये रीजन्स ड्रिफ्ट हुए प्रोबेबली वो एनिमल्स जो हैं दूसरी तरफ अब पाए जाने लगे, उनके रिमेन्स, not the animals, because they couldn't exist in that type of climate। यही चीज रॉक्स की एजेस के साथ भी देखी गई कि अगर इन रीजन्स को कंटिन्यूटी में रखा जाए तो इन रॉक्स की एज भी बिल्कुल सेम थी। तो कहीं ना कहीं ये अज्यूम किया गया कि ये प्रूफ्स हो सकते हैं कि देयर वाज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट पैंजिया, जो कि इवेंचुअली डिफरेंट पार्ट्स में टूट के आज जो प्रेजेंट अर्थ की फॉर्म में मिलता है। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म रहा कि ये सारे प्रूफ्स अजम्पशंस पे बेस्ड थे, राइट? कोई इंपिरिकल, कोई कॉन्क्रीट वैल्यूज या
एम्पिरिकल प्रूफ आपके पास नहीं था। दूसरी चीज, यहां पे कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट की बात की गई, ओशंस को बहुत डायरेक्टली इनटू कंसिडरेशन नहीं लिया गया। तीसरा इशू, ड्रिफ्ट जो है क्यों सिर्फ मीजोइक एरा में शुरू होती है, क्यों उससे पहले नहीं। चौथा इशू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ड्रिफ्ट है अगर आप देखें वो नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड हुई है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। आप देखिए जब आप बात करते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है, इट इज नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट। आप देखेंगे जब इस जोन को आप कहेंगे कि इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द यूरेशियन कॉन्टिनेंट, तो बेसिकली आप वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो व्हाई इज इट कि ड्रिफ्ट सिर्फ नॉर्थवर्ड वेस्टवर्ड हुई, क्यों मीजोइक एरा से पहले नहीं हुई, क्यों ओशंस को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया, और जितने भी प्रूफ्स हैं उनको अजम्पशंस ही माना गया है। तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स हैं जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से जुड़े हुए हैं। क्विकली चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है इनमें से क्या आइसोथर्म्स के लिए ट्रू है। पहला, यूजुअली आइसोथर्म्स स्ट्रेट होते हैं, लेकिन जहां भी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन का जंक्शन होता है वहां बेंड होते हैं। दूसरा, ये बेंड्स कैटेगोरिकली वहां है जहां पे लैंड वाटर एजेस हैं, कि एक तरफ लैंड है एक तरफ वाटर है। तीसरा, ये जो आइसोथर्म्स हैं ये इररेगुलर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि बहुत ज्यादा लैंड है वहां कॉन्टिनेंट में, बहुत ज्यादा एक्सटेंट है कॉन्टिनेंट्स का। पर ओशंस में बहुत ज्यादा रेगुलर हैं क्योंकि वहां पे डोमिनेंस ऑफ ओशंस है। तो चलिए क्विकली ऑप्शंस देखते हैं और आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको ना दिखाने की कोशिश करती हूं कि बेसिकली क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए, आइसोथर्म्स क्या है। वो पॉइंट्स जो आपके वो लाइन जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है जहां पे आपका सेम टेम्परेचर है। बेसिकली यहां पे टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, और यहां पे अगर आप ध्यान दें दो तरह से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि वर्टिकल का क्या मतलब है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर जो है गिरता जाएगा। आपने नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ा है कि हर कुछ डिस्टेंस पे टेम्परेचर, फिक्स डिस्टेंस पे टेम्परेचर जो है कुछ डिग्री सेल्सियस से गिर जाता है। सो दैट्स हाउ यू टॉक अबाउट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्म्स, कि बेसिकली आप उन सभी चीजों, उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं जहां पे टेम्परेचर सेम होना चाहिए, राइट। तो यहां लाइनें जिन भी पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हैं वो पॉइंट्स हैं जहां पे टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो बेसिकली अगर तो कुछ ऐसी लाइन है, मतलब सिधाई में ही इन दो रीजन्स का टेम्परेचर सिंपल है, लेकिन हो सकता है कि कुछ इस तरह का डिवीजन भी हो, राइट। अगर कुछ इस तरह का डिवीजन आता है, इसका मतलब है कि कुछ तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, तभी बिल्कुल सिधाई में टेम्परेचर नहीं बदल रहा, बट डिफरेंट जोन्स में बदल रहा है। इसी चीज को समझने का तरीका है जब भी आपका लैंड वाटर कांटेक्ट हो रहा है, राइट। यहां पे तो सिंपल लगता है ना कि ये दो पॉइंट का टेम्परेचर तो सेम होना चाहिए, लाइन तो सीधी होनी चाहिए, लेकिन आप ये समझिए लैंड की प्रॉपर्टी अलग है, वाटर की प्रॉपर्टी अलग है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हम कहते हैं लिबरल है, बहुत जल्दी हीट होता है, बहुत जल्दी कूल होता है, लेकिन वाटर इतना लिबरल नहीं है, उसको टाइम लगता है। दैट मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क है। दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि जमीन पे अगर ये पॉइंट हीट हुआ है तो सेम टेम्परेचर वाटर पे भी हो उसी जगह पे, उसकी सिधाई में। नो, दैट डजंट हैपन। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो वो जोन्स जहां पे टेम्परेचर एक है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे एक्ट करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट करेंगे, जरूरी नहीं है कि सिधाई में ही एक्ट करें। इसीलिए यहां पे बेंड होता है जहां भी कॉन्टिनेंट्स और ओशन का जंक्शन होता है। और कॉन्टिनेंट और ओशन के जंक्शन को क्या मैं ऐसे कह सकती हूं कि ये वहां पर होगा जहां पे लैंड और वाटर का कॉन्टैक्ट होगा। यही तो आपका क्वेश्चन कह रहा था कि बेंड होगा जहां ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स की बात होगी। क्यों बेंड होगा? क्योंकि लैंड वाटर कॉन्टैक्ट होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, इसलिए सेम जो सिधाई में जोन्स हैं वहां पे ही आपकी कुछ इस तरह की लाइन नहीं होगी, बल्कि देयर बी बेंड ओवर देयर। ठीक है, तो जहां भी हम आइसोथर्म्स की बात करें ध्यान दीजिएगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात कीजिए, तो वहां पे आपको वर्टिकल के पॉइंट्स अलग बताने हैं, वहां आप नॉर्मल लैप्स रेट की बात करेंगे और आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में आइसोथर्म्स की बात करेंगे। ऑल्सो एक और चीज समझिए कि अगर आप वाटर की बात करें बहुत रेगुलर है वहां आइसोथर्म्स। क्यों? क्योंकि वाटर बॉडी है, सेम बॉडी है, तो बेसिकली टेम्परेचर जो है, जो प्रॉपर्टी है वो यूजुअली सेम रहती है,
राइट। वहीं अगर आप लैंड पे देखें, लैंड आपको पता है कितना जल्दी हीट होता है, जितना जल्दी हीट होगा उतनी ही जल्दी कोल्ड होगा। इसका मतलब है लैंड पे डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है आपके टेम्परेचर्स बदलेंगे। तभी आप देखिए बहुत ही ज्यादा इरेगुलरिटी है। जैसे आप ओशंस में देखिए कितना जो है रेगुलर है, क्यों? बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो है कांस्टेंट है, डोमिनेंस है यहाँ पे ओशंस की। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड क्योंकि इजिली हीट अप होता है, इजिली कूल होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है उतनी ही तेजी से बदलेगा। इसी वजह से दे आर मोर इरेगुलर, आप देखिए इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एक और पॉइंट एडिशनल समझ लीजिए यहाँ पे, आइसोथर्म्स यदि क्लोजली स्पेस्ड होंगे, क्लोजली स्पेस्ड मतलब आप देखिए ये एक आइसोथर्म, ये दो आइसोथर्म, ये तीन आइसोथर्म, तो आप एक डिफरेंट चीज कहेंगे। यदि आइसोथर्म्स बहुत ही ज्यादा वाइडली स्पेस्ड होंगे कि कुछ इस तरह के हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज में जो है डिफरेंस होगा, राइट। अगर ये क्लोजली स्पेस्ड होंगे, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा आइसोथर्म्स आ रहे हैं, इसका मतलब है टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, राइट। लेकिन अगर ये बहुत दूर हो, इसका मतलब है कि बहुत देर तक एक ही तरह का टेम्परेचर रहा, टेम्परेचर बहुत जल्दी नहीं बदला। सो व्हेनेवर आई से कि आइसोथर्म्स आर क्लोजली स्पेस्ड, इसका मतलब है टेम्परेचर बहुत जल्दी बदल रहा है, राइट। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है जल्दी बदलता जा रहा है। बट अगर ये वाइडली स्पेस्ड है, इसका मतलब है टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे बदल रहा है। तभी तो आप देखिए कितनी दूर तक जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बदला, राइट। आपको इन वैल्यूज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है जी, समझ में आया। अब ना ही आप मेंस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का क्वेश्चन गलत करेंगे, ना ही प्रीलिम्स में आइसोथर्म्स का। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमारी टेस्ट सीरीज से है वो, और वो क्वेश्चन है अबाउट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। क्विकली ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है रेनफॉल ओशंस के ऊपर ज्यादा होगी वर्ल्ड में दैन लैंड मासेस। दूसरा ऑप्शन कहता है अगर आप इक्वेटर के जो है 0 से 30 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर पे देखें, तो रेनफॉल पहले वेस्टर्न मार्जिन पे होगी कॉन्टिनेंट्स के। तीसरा ऑप्शन कहता है रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूट है थ्रू आउट द ईयर कूल टेम्परेट रीजन्स के वेस्टर्न मार्जिन पे। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली। सेकंड गलत है। देखिए ऑफ कोर्स है ना, ओशंस के ऊपर ज्यादा रेनफॉल होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर उतना है कि कॉन्स्टेंटली आपकी वेपोराइजेशन होती रहेगी, बादल बनते रहेंगे और बारिशें होती रहेंगी। ऑफ कोर्स यस, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देखिए 0 से 30 डिग्री के जोन में नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर रेनफॉल पहले वेस्टर्न मार्जिन पे होगी। तो अब हम देखते हैं 0 से 30 डिग्री पे अगर हम बात करें, हवाएं मॉइस्चर लेडन हवाएं कौन से डायरेक्शन से आ रही हैं? इस डायरेक्शन से आ रही हैं। ये कॉन्टिनेंट्स की कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन है। तो बेसिकली मॉइस्चर लेडन हवाएं, राइट, ओशन से पानी लेते हुए कौन से कॉन्टिनेंट्स के रीजन पे बारिश करेंगी? कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड पे नहीं। रादर वेस्टर्न साइड की बात कब होगी? जब हम इस जोन की बात करेंगे। यहां आप देखिए इस जोन में मॉइस्चर लेडन विंड्स ओशन से कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर ओशन से मॉइस्चर लेके रेनफॉल करेंगे। तो जो हम 0 से 30 डिग्री की बेसिकली बात कर रहे हैं, यहां पे आपकी कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन्स पे जो है डायरेक्टली बारिश होगी। तीसरा ऑप्शन रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द ईयर इन दी, ध्यान देना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कूल टेम्परेट रीजन्स। अब अगर आप वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा टेम्परेट रीजन को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वार्म टेम्परेट एंड कूल टेम्परेट। तो बेसिकली इन जोन्स की अगर हम बात करें तो जो आपका कूल टेम्परेट जोन है, वो टेम्परेट जोन विच इज नियरर टू दी पोल्स, वहां पे क्या होता है? साल भर इवनली रेनफॉल होती है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्लीज मॉइस्चर लेडन विंड्स लेके वहां पर डायरेक्टली रेनफॉल करती हैं, राइट। इस वजह से थ्रू आउट द ईयर वहां पे रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे ऐड कर लेना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल साल भर जो है इक्वेटोरियल या इक्वेटर के आसपास के जोन्स में भी होती है। बिकॉज इक्वेटर में बेसिकली क्या है, इतनी ज्यादा डायरेक्ट इंसुलेशन है कि साल भर वहां पे जो आपका वाटर साइकिल का प्रोसेस है, पानी हीट हुआ, बादल बने, बारिश हुई, वो साल भर चलता रहता है। ठीक है जी, तो ये भी चीज आप याद रखेंगे कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दो जोन्स है, एक वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कैटेगरिकली जो अपर टेम्परेट रीजन्स है, कूल टेम्परेट रीजन्स है, अपार्ट फ्रॉम दैट इक्वेटर। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। इक्वेटर जो है आप एडिशनली याद कर लीजिए। ठीक है,
चलिए क्विकली जो है चौथे क्वेश्चंस पे आते हैं। याद कीजिएगा इन्हें, जितने भी लोकल स्टॉर्म है एनसीईआरटी के, यहां पे मैंने उनको एक साथ लिख दिया है। लोकल स्टॉर्म्स है और रीजन से आपने इनकरेक्ट बताना है। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका थर्ड एंड फोर्थ जो है आपका इनकरेक्ट है। मैं आपको क्विकली दिखाती हूं, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद कर ले। मैंगो शावर जो है वो केरला और कर्नाटका की कोस्टल रीजन से जुड़ा हुआ है, राइट? ये हेल्प करते हैं। देखिए मैंगो शावर्स है इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। दूसरा ब्लॉसम शावर, ये जो है केरला से जुड़ा हुआ है और ये कॉफी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आप देखिए मैंगो शावर कर्नाटका एंड केरला, ब्लॉसम शावर केरला। अब आप नॉर्वेस्टर की बात करें तो नॉर्वेस्टर जो है बंगाल और असम की बात करते हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली जो लू है, राइट, ये जो है कैटेगोरिकली आसाम की बात नहीं करती, ये जो है गंगा प्लेन्स यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टू बिहार उसकी बात करते हैं। तो इसको आप ऐसा का ऐसा याद कर सकते हैं कि कौन सा शावर कौन से या जो लोकल स्टॉर्म्स है कौन से रीजन से जुड़े हुए हैं। ऑल द वर्क हैज बीन डन, आप बस इसके क्विकली नोट्स बना लें। चलिए यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों का जो है मिक्स है। रेड सैंडर्स बहुत ज्यादा न्यूज में जो है रहते हैं बिकॉज ऑफ इलीगल ट्रैफिकिंग। तो ये एक ट्री स्पीशीज है जो कि सदर्न इंडिया से जुड़ी हुई है, राइट? दूसरा, ये इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ सदर्न इंडिया। रेन फॉरेस्ट यानी कि जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां रेन बहुत ज्यादा हो रही है उसकी बात हो रही है। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है 1 ओनली, ये करेक्ट है। तो रेड सैंडर्स ना ऑल्दो पहले भी पूछा जा चुका है, रिसेंटली कुछ दिन पहले न्यूज में था, कुछ इस तरह का दिखता है रेड सैंडर्स। तो बेसिकली रिसेंटली इसकी जो स्मगलिंग है, ट्रैफिकिंग है, उस पे जो है एक बहुत बढ़िया न्यूज भी आई थी बस 3-4 दिन पहले, तभी आई पिक्ड अप दिस क्वेश्चन। अब ये जो रेड सैंडर्स है, ये ध्यान रखना, ये ईस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है, कैटेगोरिकली आंध्र प्रदेश में। तो अगर हम देखें आंध्र प्रदेश में कौन सी तरह की आपकी जो है वेजिटेशन पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे जो यहां पे आपके रेन फॉरेस्ट कहे जा रहे हैं, जिन्हें आप एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, वो नहीं होते। क्योंकि अगर आप देखें, राइट, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आप देखेंगे रेन फॉरेस्ट नहीं है। रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए आपको डार्क ग्रीन जोन देखना था। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्ट रेनफॉल वाले जोन्स हैं, इनमें दो ही तरीके से रेनफॉल होगी, आइदर साउथ वेस्ट मॉनसून से या फिर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से। तो जब भी हम साउथ वेस्ट मॉनसून की बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्ट रेनफॉल होगी वेस्टर्न घाट्स में, तो यहां पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। सिमिलरली आपकी मॉनसून का जो अरेबियन सी ब्रांच है उससे जो है इन जोन्स में बारिश होगी। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होगा उससे कहां पे बारिश होती है? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से बहुत ज्यादा बारिश होती है तमिलनाडु कोस्ट पे। तो तमिलनाडु कोस्ट में भी तभी आप देखोगे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, राइट? तो साउथ वेस्ट मॉनसून से वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेस्ट बंगाल, राइट, इनकी मेजॉरिटी रीजन्स होंगे। लेकिन यहां पर भी आप देखोगे अरुणाचल में नहीं लिखा हुआ, क्यों? उसकी जो एल्टीट्यूड की वजह से वहां पे माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन से जुड़े फॉरेस्ट जो हैं ज्यादा पाए जाते हैं। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की अगर हम बात करें तो वो तमिलनाडु कोस्ट में जो है बहुत ज्यादा बारिश करती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि ऐसा क्यों है कि तमिलनाडु कोस्ट में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में बारिश होती है और साउथ वेस्ट मॉनसून में बारिश नहीं होती? तो आपका आंसर क्या होगा कि सबसे पहली चीज कि जो तमिलनाडु है वो आपकी जो अरेबियन सी ब्रांच है, जो अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून है, उसके रेन शैडो रीजन में आता है। रेन शैडो रीजन यानी कि मान लीजिए कोई माउंटेन है जिससे कि मॉइस्चर लेडन विंड्स जा रही थी, तो वो जो मॉइस्चर लेडन विंड है वो उस माउंटेन रेंज के एक तरफ तो बहुत बारिश करेगी, लेकिन दूसरी तरफ जब ये हवाएं पहुंचेंगी ये बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर लेडन नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी मॉइस्चर यहां पर शेड हो चुका है। तो जो दूसरा रीजन होता है जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती उसको रेन शैडो एरिया कहते हैं। सो बेसिकली जो आपका तमिलनाडु कोस्ट है ये अरेबियन सी के जो साउथ वेस्ट मॉनसून है उसका रेन शैडो रीजन माना जाता है।
पहला रीजन। दूसरा रीजन, यहां पे साउथ वेस्ट मानसून में क्यों बारिश नहीं होती, क्योंकि जो आपकी यहां पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है दैट इज पैरेलल टू द तमिलनाडु कोस्ट, वो तमिलनाडु कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल निकल जाती है, तमिलनाडु कोस्ट में बारिश नहीं करती। यहां बारिश कब होगी, जब भी आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि रेड सैंडर्स हम बात कर रहे हैं कि यहां पे रेन फॉरेस्ट तो नहीं होंगे, क्योंकि आंध्रा जहां पे रेड सैंडर्स की बात होती है वहां पे आपकी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है पाए नहीं जाते हैं। ठीक है जी, याद रहेंगी ये चीजें। तो क्विकली बहुत सारे आपके पॉइंटर्स कवर करने की कोशिश करते हैं यहां, जहां तक हो सकता है इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो हमारी टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हैं दोस्तों, आप जरूर इन कोर्सेज से जुड़िए दोस्तों, और जरूर जो है हम एक बहुत सक्सेसफुल कदम उठाएंगे टुवर्ड्स प्रीलिम्स दिस ईयर। तो आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।